बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेटा सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताया था। जब एक कॉइल खुद के ऊपर EMF इंड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम बेटा सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक दिखाऊंगा। ये टॉपिक भी किसी हद तक इसके साथ सिमिलर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन आज का टॉपिक जो है इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना, इसको अच्छे से पढ़ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स बेटा, ठीक है। तो हम बेटा आज का टॉपिक उठाएंगे, दैट इज बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम जैसे ही इसको पढ़ेंगे इमीडिएटली विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बेटा देखिए म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन समझाने के लिए मान लीजिए बेटा मेरे पास दो कॉइल्स है, सोलोनाइड्स हो सकते हैं, ये कॉइल्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। बट मेरे पास दो, मैं ऐसे बोलूंगा, दो इंडक्टर्स मेरे पास है। और इन इंडक्टर्स को, एक इंडक्टर को मैं यहां पे बेटा एक बैटरी के साथ ज्वाइन करता हूं, एक की के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहां पे एक और ऐसा ही कॉइल है बेटा, और ये जो यहां पे कॉइल है इसको मैं एक गैल्वानोमीटर बीच में रखता हूं क्रॉस। कोई बैटरी का सोर्स नहीं है, ठीक है। इसमें बैटरी का सोर्स है, इसमें बैटरी का सोर्स नहीं है, लेकिन मैं यहां पे एक गैल्वानोमीटर रखूंगा ताकि वो ये देखे क्या कभी कोई करंट इसमें आ सकती है कि नहीं आ सकती है। उस पर्पज के लिए मैं यहां पे एक गैल्वानोमीटर रखता हूं बेटा, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना कुछ ऐसा कहता है कि जब हम बेटा इस की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज होने पे ये सर्किट यहां पे ऑन हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ऑन हो जाएगा इसके अंदर बेटा करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट आएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बढ़ने लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा दैट मीन जो यहां पे फ्लक्स बढ़ने लगेगा तब तक, जब तक इसके अंदर करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेगी। तो जब तक इसका फ्लक्स यहां पे इंक्रीज हो रहा होगा, वो फ्लक्स बेटा यहां पे नेबरिंग कॉइल, ये इसके नेबर में एक कॉइल रखी गई थी बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो ये इंक्रीजिंग फ्लक्स था, ये इंक्रीजिंग फ्लक्स इस नेबरिंग कॉइल को भी किसी हद तक मिलता है बेटा। दैट मींस यहां पे इस कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है जब आपने यहां पे स्विच को ऑन किया था, और ऑन करने के बाद जब तक इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। और ये इंक्रीजिंग फ्लक्स जो है ये यहां पे इस नेबरिंग कॉइल को भी मिलता है। और जब इस नेबरिंग कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है तो इसके अंदर एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक EMF जनरेट हो जाता है, और उस EMF की वजह से इस सर्किट के अंदर बेटा एक करंट चलती है, और उस करंट की डिटेक्शन ये गैल्वानोमीटर करता है। तो यहां पे जब हमने एक कॉइल के अंदर करंट को इंक्रीज किया, सेम थिंग आपको पता चलिए, सेम थिंग यहां पे शो करेगा जब हम इस सर्किट को वापस कट करेंगे। वापस कट करने के टाइम पे इसमें करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीजिंग फ्लक्स इसको भी यहां पे मिलेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज होने के टाइम पे भी ऐसा डिफ्लेक्शन आएगा। एंड यू नो दैट पहले इंक्रीज होने के टाइम पे करंट की एक डायरेक्शन होगी, फिर उसके बाद बेटा दूसरा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पे जब मैंने इस कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो उस टाइम पे नेबरिंग कॉइल, बेटा नेबरिंग कॉइल के अंदर भी करंट देखी जाती है, एक EMF देखा जाता है, ठीक है। इस फेनोमेना को हम बेटा म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ये इन लोगों के या इन कॉइल्स के बेटा आपस का मसला होता है। यहां पे सेल्फ यानी अकेला कॉइल इन्वॉल्व नहीं है। जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था एक कॉइल खुद के ऊपर EMF इंड्यूस करता है, मैंने आपको पूरा इलॉबरेटेड दिखाया था। लेकिन यहां पे बेटा ये कॉइल इस कॉइल के ऊपर EMF इंड्यूस करता है, और इसको हम बेटा बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब भी हमें एक कॉइल, जो ये कॉइल है जिसमें हमने करंट खुद चलाई, जिसमें हमने करंट को चेंज किया, इस कॉइल को बेटा हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। याद रहे बेटा, जिसमें हम करंट को चेंज करते हैं या जिसमें हम करंट को चलाते हैं, दैट कॉइल इज कॉल्ड बेटा प्राइमरी कॉइल। और जिसके अंदर ये इफेक्ट होता है, जो इसके नेबरहुड में, जो इसमें नेबरिंग में जो कॉइल होती है जहां पे इफेक्ट देखा जाता है, बेटा इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी
कॉइल बेटा हम इसको बोलते हैं. सो वी हैव टू कॉइल्स. म्यूचुअल इंडक्शन के टाइम पे वी नीड टू हैव टू कॉइल्स. वन इज प्राइमरी कॉइल, सेकंड इज बेटा सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में बेटा ईएमएफ जनरेट होता है या करंट जनरेट होती है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये दो कॉइल्स यहां पे इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. अगर आपको ये फेनोमेना समझ, वैसे डेफिनेटली ये समझ आ गया होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बाहर नहीं है, उसी के हद में है. ठीक है, तो यहां पे जो ये ईएमएफ जनरेट होता है इसका हिसाब लगाने के लिए मैं यहां पे कुछ चीजों को बेटा क्वांटिफाई करूंगा. ठीक है, मैं यहां पे एक पैरामीटर में यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, पैरामीटर क्या है ध्यान से देखिएगा. जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बेटा सेकेंडरी कॉइल के साथ. मैंने सेकेंडरी का फ्लक्स क्यों लिखा बेटा? सेकेंडरी का फ्लक्स जब चेंज होता है, जो कि ऑब्वियसली किसने प्रोड्यूस किया है? प्राइमरी ने. लेकिन सेकेंडरी का जो फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, उसी की वजह से यहां पे करंट चलती है. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, नॉट विद द प्राइमरी कॉइल. क्योंकि चलो मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि जो प्राइमरी यहां पे फ्लक्स जनरेट करेगा ना, ये डिपेंड्स ये सेकेंडरी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. अगर मैंने इस कॉइल को सफिशिएंटली दूर रखा होगा तब तो यहां पे कोई फ्लक्स इसके पास नहीं पहुंचेगा. लेकिन अब इसके पास कितना फ्लक्स पहुंच रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके पास कितना फ्लक्स बेटा पहुंच रहा है, that is phi s, and this phi s definitely will depend upon current flowing in the primary coil. अगर बेटा प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट होगी तो इसके साथ ज्यादा फ्लक्स होने के चांसेस है, और अगर यहां पे कम करंट होगी तो इसके साथ फ्लक्स जो होगा वो बेटा यहां पे कम होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से जो सेकेंडरी का फ्लक्स है, बिकॉज इट इज द फ्लक्स विद सेकेंडरी जिसका चेंज यहां पे ईएमएफ जनरेट करता है, तो सेकेंडरी का जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी. और जब मैं बेटा इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने पे इट इज इक्वल टू, शाबाश, यहां पे आएगा बेटा m टाइम्स IP, वेयर m इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, और इस m को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं बेटा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा. ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब जो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है बेटा, ये दो कॉइल्स का होता है. इसको दो कॉइल्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है. और ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है कि कॉइल्स की शेप क्या है. क्या कॉइल जो है वो सोलेनॉइड है, स्क्वायर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है. ठीक है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो ये दो कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसी है, इनको किस तरीके से रखा गया है. तो ये सब चीजों पे ये m डिपेंड करता है. लेकिन एक बार अगर आपको दो कॉइल्स का m पता चलेगा, आपको उन दो कॉइल्स के बीच की जो रिलेशन है वो पता चलेगी. आपको यह पता चलेगा कि सेकेंडरी में कितना ईएमएफ बन सकता है बेटा. ठीक है, तो यहां पे एक कांस्टेंट जो है इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स. ये दो कॉइल्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, माइंड इट. और अगर आप बेटा इसको प्रीवियस टॉपिक के साथ कंपेयर करोगे, प्रीवियस यानी सेल्फ इंडक्शन के साथ, वहां पे भी हमने लिखा था सम सॉर्ट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू सम सॉर्ट ऑफ करंट, और साथ में यहां पे L था. तो कंपेयर करने पे M और L जो है इनका जो यूनिट होता है बेटा वो सेम होता है. जैसे कि आपको पता है बेटा L का यूनिट होता है हेनरी, वैसे ही बेटा M का भी यूनिट जो होता है बेटा वो हेनरी ही होता है. सो इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ M इज हेनरी. SI यूनिट ऑफ M इज हेनरी बेटा. ठीक है, तो अगर आपको ये याद रहा, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम प्राइमरी में करंट को चेंज करेंगे तो उस टाइम पे सेकेंडरी में कितना ईएमएफ जनरेट हो सकता है बेटा. ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू बेटा माइनस टाइम्स d/dt ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वही बताएगा कि सेकेंडरी में कितना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. सिंपल है, ये लो आपने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा यहां पे चेंज करूंगा. दैट ईएमएफ जनरेटेड इन सेकेंडरी, वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि सेकेंडरी में कितना ईएमएफ जनरेट हो गया होगा. सो ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू माइनस d/dt. अभी मैंने आपको बताया फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी इज इक्वल टू बेटा m टाइम्स
टाइम्स करंट इन द प्राइमरी। ठीक है, तो m तो यहां पे कांस्टेंट है, तो m बेटा बाहर निकलेगा डिफरेंशिएशन से। तो जैसे ही बेटा m यहां पे बाहर निकलेगा, इसका मतलब है EMF एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस m dIP बाई dt। So this is the EMF generated in the secondary coil। लेकिन बेटा ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, EMF सेकेंडरी में तभी जनरेट होगा जब प्राइमरी में करंट चेंज होगी, dIP by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। बेटा अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज नहीं होगी, अगर प्राइमरी में करंट कांस्टेंट रहेगी, बेटा आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज शाबाश जीरो। तो अगर करंट कांस्टेंट होगी, उसका डिफरेंशिएशन बेटा जीरो बनेगा, सेकेंडरी में कोई EMF जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइमरी में करंट चेंज हो रही है, अगर करंट इंक्रीज हो रही है या करंट बेटा डिक्रीज हो रही है, एज पर दिस रिलेशन आपको पता चलेगा सेकेंडरी में कितना बेटा EMF यहां पे बनेगा। तो दो इक्वेशन मैंने आपको बताई। एक इक्वेशन मैंने आपको बताया बेटा कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू m टाइम्स IP। ओके बेटा, और दूसरी इक्वेशन मैंने बताई कि यहां पे सेकेंडरी में कितना EMF जनरेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस m dIP बाई dt। जस्ट दो इक्वेशन। फेनोमेना आपको मैंने बताया, दो कॉइल्स होनी चाहिए, नजदीक नजदीक नेबरिंग होनी चाहिए। अगर एक कॉइल में करंट चेंज की जाती है तो उस वजह से दूसरे कॉइल में बेटा EMF जनरेट हो जाता है, इसको हम बेटा म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये दो इक्वेशन समझ आ गई, एक हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं, इक्वेशंस पे बेटा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक सवाल दिखाता हूं। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। Two coils X and Y are placed in a circuit such that when the current changes by 2 ampere in coil X, यानी बेटा एक कॉइल में करंट जो है वो चेंज हो रही है by 2 amperes in coil X, the magnetic flux changes by 0.4 Weber in Y। यानी एक कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है बाय 2 एम्पियर। 0 से 2 एम्पियर बनाया, 2 से 4 बनाया, व्हाटएवर, लेकिन 2 एम्पियर का जब करंट चेंज होता है, दूसरे कॉइल के साथ बेटा इतना फ्लक्स चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज। ठीक है, अगर हम बेटा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यहां पे अभी मैंने आपको पहली इक्वेशन दिखाई, तो पहली इक्वेशन के मुताबिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू m टाइम्स करंट इन द प्राइमरी। तो अगर हम इस इक्वेशन में बेटा चेंज यहां पे देखेंगे, चेंज यानी जब मैं यहां पे करंट को चेंज करूंगा, चेंज इन करंट, ऑब्वियसली यहां का फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो जाएगा। m तो कांस्टेंट है, m में कोई चेंज नहीं आएगी। दैट मींस इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, चेंज प्राइमरी की करंट मैंने चेंज की, यहां पे फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा, यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय बेटा चेंज इन करंट। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 0.4 वेबर और करंट चेंज हो रही है बाय 2 एम्पियर। सो इट इज बेटा 0.4 वेबर 2 amperes। ठीक है, सो द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स विल बी इक्वल टू बेटा यहां पे बनेगा 0.2 हेनरी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसकी फिजिक्स हम यहां पे सीखेंगे बेटा। जब आपने 2 एम्पियर की करंट चेंज की ना, तो इस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इतना चेंज हो गया। यह भी पॉसिबल था कि सेकेंडरी का फ्लक्स इतना चेंज नहीं होता, सेकेंडरी का फ्लक्स जो है वो कुछ और वैल्यू यहां पे ले लेता, अकॉर्डिंगली m का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला ये दो कॉइल जो है या आपने किस पोजीशन में रखी है, किस तरीके से रखी है, m इन चीजों से डिफाइन होता है। क्या कॉइल दूर है, क्या कॉइल आपस में एक दूसरे के अंदर है, ठीक है, उन चीजों पे m होता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल ने इसने कुछ डेटा दिया था, भाई इतनी करंट चेंज की और इतना फ्लक्स चेंज हो गया, m निकाल के दीजिए, तो हमने बेटा यहां पे निकाल दिया। दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाया यहां पे। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे बेटा, हम यहां पे दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन ए प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी सर्किट इज 0.5 हेनरी।
दो कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्शन है दैट इज 0.5 हेनरी दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स और 20 ओम्स एंड 5 ओम्स। बेटा यहां पे सर्किट्स की यानी जो कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स है उनकी रेजिस्टेंस बेटा दी गई है 0.5 हेनरी। यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी की 20 है, सेकेंडरी की 5। टू जनरेट ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, अगर आपको बेटा 0.4 एम्पियर की करंट जनरेट करनी है इन द सेकेंडरी, करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट अ रेट ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हो 0.4 एम्पियर की, तो बताइए प्राइमरी में किस रेट पे करंट को चेंज करना पड़ेगा। यानी प्राइमरी में जब करंट चेंज होती है ना बेटा तब जाके ही तो सेकेंडरी में करंट बनती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्राइमरी में हमें किस रेट पे करंट को चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको बेटा 0.4 एम्पियर करंट मिलेगी। कहां पे बेटा? सेकेंडरी में। और यहां पे आपको कुछ रेजिस्टेंस वैल्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां पे इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से देखेंगे बेटा साहब। तो देखिए बेटा मैं यहां पे लिखूंगा ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी, क्योंकि मेरे पास बेसिक इक्वेशन ईएमएफ की है। सो ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आएगा? माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। हमें निकालना है बेटा रेट ऑफ चेंज। मैं प्राइमरी में करंट को किस रेट पे चेंज करूंगा, यानी मुझे डी आई पी बाई डी टी ही निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे कुछ करंट के वैल्यूज दिए गए हैं। जैसे मैं यहां पे एक काम करूंगा, दिस इज द ईएमएफ इन द सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी कॉइल के अंदर का ईएमएफ, सेकेंडरी कॉइल के अंदर का जो ईएमएफ है एज पर द ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू बेटा करंट एंड रेजिस्टेंस प्रोडक्ट, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां पे वोल्टेज है इज इक्वल टू I इंटू R, सो I शुड बी द करंट इन सेकेंडरी एंड R शुड बी द रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी। बेटा बस मैंने इस इक्वेशन को जरा सा यहां पे मॉडिफाई किया, बाकी रहेगा अपने पास यहां पे माइनस। चलो माइनस हम छोड़ देते हैं, हमें यहां पे करंट देखना है। सो इट शुड बी इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमें डी आई पी बाई डी टी निकालना है, दैट्स वेरी इजी नाउ। तो करंट आपको सेकेंडरी में चाहिए थी टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 और सेकेंडरी की रेजिस्टेंस थी 5 ओम। सो दैट मीन्स बेटा 0.4 रेजिस्टेंस इज 5 ओम, एम यहां पे डिवाइड हो जाएगा बेटा, एम वॉज 0.5 एंड दैट इज dip by dt which was to be calculated beta, that means beta dip by dt will be equal to point और point खत्म, 5 और 5 खत्म, यहां पे आएगा बेटा 4 एम्पियर पर सेकेंड। यानी आपको बेटा प्राइमरी सर्किट में करंट को चेंज करना था, कितना चेंज करना था? 4 एम्पियर पर सेकेंड चेंज करना था। तब जाके आपको यहां पे, तब जाके बेटा आपको यहां पे 0.4 एम्पियर की करंट जो है वो जनरेट होता थी। दैट मींस हमारा आंसर जो है दैट इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां पे मैंने आपको बेटा बेसिक कैलकुलेशन कराया, ठीक है। सिंपल दो इक्वेशंस बताई वो, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपको बताया कि दो कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है यानी M जो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बेटा दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में M कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। दो कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आपके पास दो सोलेनॉइड्स है, दो कॉइल्स है, सर्कुलर कॉइल हो सकते हैं, स्क्वायर कॉइल हो सकते हैं। आप अगर देखेंगे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक स्क्वायर कॉइल के अंदर सर्कुलर कॉइल हो सकता है। एंड लाइकवाइज हमारे पास दो गिवन कॉन्फ़िगरेशंस होंगी और इन कॉन्फ़िगरेशंस का बेटा M पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए बेटा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, सी बेटा मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ M। बेटा कैलकुलेशन ऑफ M बिटवीन टू कॉइल्स, बिटवीन टू कॉइल्स। चले बेटा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं।
दो कॉइल्स के बीच में जो M होता है वो उन दो कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस यानी L वैल्यू पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली सोलेनाइड है, दूसरा सोलेनाइड है, तो इसका L का कितना वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस का कितना वैल्यू, इसका कितना वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो दो कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बेटा M, दैट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L1 एंड L2। दो कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस L1 कितना है, L2 कितना है, इनका प्रोडक्ट करके अंडर रूट निकालना है। ठीक है, इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इसको इक्वालिटी में लिखते हैं तो हमें यहां पे बेटा K लिखना पड़ता है। याद रहे, दो कॉइल्स के बीच में एक कॉइल मान लीजिए ये है, दूसरा कॉइल बेटा मान लीजिए ये है, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू ये है, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू ये है। ठीक है, तो इन दो के दरमियान जो म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन जो है दैट इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। ठीक है, अब जो ये K है आप बताएंगे सर ये K क्या है। ये K जो है बेटा इसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कपलिंग कांस्टेंट। मैं आपको समझाता हूं कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट का मतलब यह है कि इन दो कॉइल्स को किस ओरिएंटेशन में रखा गया है, यह K पे डिपेंड करता है, या K का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि दो कॉइल्स को आपने कैसे रखा है। बेटा अगर आपने दो कॉइल्स को इस तरीके से रखा है कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी को मिल जाता है, यानी सेकेंडरी में कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं होता है, जितना आप चाहते थे उतना सेकेंडरी को यहां पे फ्लक्स मिल रहा है, उस टाइम पे बेटा K का वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर दो कॉइल्स के दरमियान ऐसी ज्योमेट्री रखी गई है कि फ्लक्स लीक हो रहा है, जितना आपका प्राइमरी जनरेट कर रहा था वो सेकेंडरी को नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे बेटा K का वैल्यू कम हो जाता है 1 से। K का वैल्यू कम होने का मतलब M का वैल्यू बेटा कम हो जाता है। और अगर आपने कॉइल्स को सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखा बेटा, सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखा ताकि इस सेकेंडरी को कोई फ्लक्स मिल ही नहीं रहा है, उस टाइम पे K का वैल्यू 0 बन जाता है। मैं आपको एक ऊपर से एक ऐसे इस तरीके से समझाता हूं। से फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास दो कॉइल्स है, मैंने एक कॉइल को ऐसे रखा है और दूसरा कॉइल जो है वो उसको ऐसे कपल करके इसके साथ रखा है, सो दैट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड होंगी वो सेकेंडरी के साथ आएंगी। इस केस में K का वैल्यू जो है वो बेटा 1 के बराबर आता है, यानी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा M आएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ L1 L2। लेकिन अगर आपने बेटा यहां पे एक कॉइल ऐसा रखा है और दूसरा कॉइल जो है उससे थोड़ा दूर रखा है, सो दैट यू कैन सी देयर इज अ विजिबल एयर गैप, इस टाइम पे K का वैल्यू जो है वो बेटा 0 से बड़ा तो होता है लेकिन बेटा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होने का मतलब ये 0.5 यानी आधा भी हो सकता है। 0.5 का मतलब अंडर रूट ऑफ L1 L2 को बेटा डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, लाइक दैट। मैंने एग्जांपल दी, अगर 0.5 होगा ऐसे ही बेटा 0.6 होगा, 0.7 हो सकता है। लेकिन जब दो कॉइल्स के बीच में ऐसा रिलेशन है कि सारा फ्लक्स कम्युनिकेट नहीं होता है, उस टाइम पे हमारा K का वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल सफिशिएंटली दूर है ताकि ये फ्लक्स तो इसको जरा भी नहीं मिल सकता है, इस टाइम पे बेटा K का वैल्यू जो होता है वो 0 पे डिपेंड करता है। तो बेटा यहां पे K का वैल्यू 0, 1 या ऐसा भी हो सकता है, और इस K का वैल्यू डिटरमिन करेगा कि दो कॉइल्स के बीच में M का क्या वैल्यू आएगा। दो कॉइल्स के बीच में हालांकि दोनों का L1 L2 था, लेकिन K डिसाइड करेगा कि M का कितना वैल्यू आएगा। इसका मतलब है दो कॉइल्स की ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि M का कितना वैल्यू आता है। तो अभी मैं आपको जो प्रॉब्लम्स यहां पे दिखाऊंगा वो प्रॉब्लम जो होगी वो बेटा ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आपको बाज़ाब्ता बताऊंगा, भाई मेरे पास एक कॉइल है और दूसरा कॉइल मैंने ऐसे रखा हुआ है, बताइए M कितना। यानी मैं आपको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बता रहा हूं कि एक कॉइल ऐसा था, एक कॉइल ऐसा था, बताइए यहां पे कितना वैल्यू आ जाएगा M का। ठीक है, अदरवाइज ये जानना बहुत जरूरी है कि किस ओरिएंटेशन में आपने रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस का M कैलकुलेट करके दूंगा जिनके ऊपर ये भी पूछे जाते हैं। पहले तो कुछ बेसिक होंगे बेटा, ठीक है, उसके बाद ये बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं, और उसके बाद इन बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं बेटा। सबसे पहले मैं यहां पे एक केस लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एंड द केस इज बेटा
कैलकुलेशन, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट केस, या चलिए पहले हम इसको calculation of m for various configurations. इसमें से जो सबसे पहला मैं लूंगा, टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, बहुत बेसिक है, इसको सिखाऊंगा। बाकी जितने भी होंगे चाहे वो डिफिकल्ट वाले क्यों ना होंगे, आइडिया यही होगा कैलकुलेशन का, ठीक है। टू कोप्लेनर, एक ही प्लेन में रहने वाले दो कॉइल्स लेकिन कॉन्सेंट्रिक भी होने चाहिए, तो उनका हम बेटा एम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे एक कॉइल लेता हूं, इस कॉइल का रेडियस बेटा स्मॉल आर लेंगे, छोटा कॉइल है, और इसी कॉइल के कॉन्सेंट्रिक एक और कॉइल है बेटा, इस कॉइल के कॉन्सेंट्रिक एक और कॉइल है, बड़ा है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो आर है। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रिक भी है बेटा, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन आपने चेंज की, कॉन्सेंट्रिक नहीं रखा एंड सो ऑन, यहां पे बेटा बहुत मॉडिफिकेशन आ जाएगी कैलकुलेशन में। नाउ दिस इज द बेसिक वन, ठीक है, एक ही प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज द प्राइमरी कॉइल, जो बाहर वाला कॉइल है, एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एम फॉर द टू कॉइल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम यहां पे प्राइमरी के अंदर बेटा एक करंट चलाएंगे, प्राइमरी के अंदर करंट चलाएंगे। हालांकि हमारा कैलकुलेशन करंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए करंट का आना बहुत जरूरी। आई नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आई नीड टू फाइंड द फ्लक्स, एंड फॉर दैट वी नीड अ करंट। तो करंट को इन्वॉल्व करके बाद में फेंक देंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा इस प्राइमरी कॉइल में करंट चल रही है, एंड आई कॉल दिस करंट एज बेटा प्राइमरी करंट आईपी। इस प्राइमरी करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बेटा जनरेट हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी के अंदर जनरेट हो जाएगा बेटा, ठीक है, आई कॉल दिस मैग्नेटिक फील्ड एज बीपी, एंड दिस बीपी विल बी इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। सो एनपी, उसके बाद बेटा आएगा म्यू नॉट, एंड उसके बाद आएगा आईपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2R। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जनरेट होगा वो बेटा इसके बराबर आएगा, एनपी म्यू नॉट आईपी बाय 2R. This is what we call as the magnetic field produced by the primary coil. Call this as equation number 1. अब हम देखेंगे सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। Now the flux associated with the secondary coil will be equal to, सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है, याद रहिए जो फ्लक्स होता है it is the total flux linked with the secondary। तो यहां पे सेकेंडरी के अंदर कितने टर्न्स है, सेकेंडरी के अंदर जो टर्न्स दैट इज ns, उसके बाद बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था, प्राइमरी कॉइल ने, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट थी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा एरिया, लेकिन याद रहे आपको देखना है कि सेकेंडरी को कितना फ्लक्स मिल रहा है। तो सेकेंडरी को कितना फ्लक्स मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जो कि प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया, लेकिन इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो इसका एरिया डिसाइड करेगा। सो इट इज एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, एंड ऑब्वियसली कॉस ऑफ थीटा। एंड एज यू नो कि यहां पे जो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज करंट है तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, सो इट विल बी बेटा कॉस ऑफ 0। बहुत आसान है, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा विच इंप्लाइज, ठीक है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी इज बेटा ns, उसके बाद आएगा यहां पे np म्यू नॉट आईपी डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है, और उसके बाद आएगा एरिया, एरिया ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको पढ़ाया फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कैन बी रिटन एज
m times current in the primary and that is equal to बेटा ns, ऐसी कैलकुलेशन आपने इससे पहले भी की है, ns np mu naught ip डिवाइडेड बाय बेटा 2r एंड देन यहां पे आपको आएगा पाई r स्क्वायर। बेटा यहां पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ip इन्वॉल्व हो रहा है और होना भी चाहिए था, और यहां पे जब ip इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बेटा इस ip को कैंसिल आउट करेंगे सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ns np नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, उसके बाद बेटा म्यू नॉट आएगा, पाई आर स्क्वायर बी आएगा डिवाइडेड बाय यहां पे आपको बेटा 2r मिलेगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स व्हिच आर कंसेंट्रिक एंड आर कोप्लेनर। बेटा याद रहे ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक कॉइल को प्लेन से निकाल के किसी और ओरिएंटेशन में रखा, कॉन्सेंट्रिक नहीं रखा, इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। बेटा फिलहाल इस ओरिएंटेशन में दो सर्कुलर कॉइल्स का जो m होता है वो बेटा इसके बराबर होता है। कैलकुलेशन टेक्निक आपने L भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था। कैलकुलेशन टेक्निक ये है, पहले प्राइमरी से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद सेकेंडरी को मिल रहा टोटल फ्लक्स जो है वो हमें लिखना है, ठीक है। और इस फाई एस के बदले m टाइम्स ip जो कि बेसिक इक्वेशन है, ip डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा हर किसी कैलकुलेशन में एंड यू गेट द आंसर एंड द आंसर इज इक्वल बेटा ns np म्यू नॉट pi r square divided by 2r. This is the r of the secondary which was smaller and this is the r of the primary which was better larger. ठीक है, अगर आपको बेटा ये यहां पे समझ आया कैसे करते हैं, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा। बेटा जेई में पूछी गई थी, जेई 2017 की प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर है, ये कोई सवाल ही नहीं है बेटा, ठीक है। देखिए क्या है, ये सर्कुलर कॉइल के ऊपर बेस्ड है, ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। बेटा एक वायर है, उसका सर्कुलर लूप है बेटा। अच्छा लूप अच्छा हो गया हमारे लिए, हमें नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे हिसाब नहीं लगाना, लूप मीन सिंगल टर्न, तो NSNP तो 1 1 यहां पे आएगा। ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए is located at the center of a much larger circular wire loop of radius b। बड़ा जो है उसका रेडियस b है और छोटा जो है उसका रेडियस बेटा a है। The two loops are in the same plane, एक ही प्लेन में है, ठीक है। The outer loop of radius b carries a current I is equal to I naught cos omega t। डराने के लिए है लेकिन ये कुछ है नहीं, फंडामेंटल्स बेसिक जो आपका है स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉलर इनर लूप विल बी नियरली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉलर इनर लूप। बेटा ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपके सामने सवाल को रखता हूं बहुत आसान तरीके से। एक लूप है जिसका रेडियस बेटा b है, इसके अंदर एक कोप्लेनर दूसरा लूप रखा गया है, कोप्लेनर और कॉन्सेंट्रिक दूसरा लूप है जिसका रेडियस बेटा a के बराबर है। अब जो ये बाहर वाला लूप है बेटा, इसमें एक करंट को चलाया जा रहा है, यहां से एक करंट को चलाया जा रहा है व्हाटएवर, ठीक है, एंड दैट इज बेटा IP। लेकिन इसने बताया है कि IP जो है दैट इज इक्वल टू बेटा I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व कर रहा है लेकिन बेसिक है, बहुत बेसिक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो। सो IP विल बी इक्वल टू बेटा I नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर ये करंट यहां पे चल रही है, हमें बताना है कि इसके अंदर कितना यहां पे EMF जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना EMF जनरेट हो जाएगा, दैट मीन सेकेंडरी के अंदर कितना EMF जनरेट होगा, दैट इज -m dIP बाई dt। देखिए हम किस जगह पे फंस रहे हैं। पहली बात, मुझे बेटा m नहीं पता तो हमें m का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है दो कॉइल्स का। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपको दिखा चुका हूं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे d बाई dt ऑफ IP दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं, हमें EMF का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात यहां पे m आएगा, बराबर है ये केस वही है जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। NSNP 1 into 1, ये मैं m का वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, NSNP, ठीक है। उसके बाद बेटा म्यू नॉट था, ठीक है। उसके बाद ये m का वैल्यू है, म्यू नॉट था,
म्यू नॉट के बाद बेटा पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर जो था वो छोटा आर था, दैट मींस यहां पे तो ए स्क्वायर आएगा। अगर आप देखोगे बेटा प्रीवियस में म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 बड़ा आर, और बड़े आर के बदले यहां पे बी है तो एम आ गया। उसके बाद बेटा आएगा डी बाई डी टी, ये मैंने एम के बदले यहां पे लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो दैट मीन्स बेटा this will be equal to mu naught pi a square divided by 2b. now we have to differentiate this, I naught is constant beta bahar niklega, differentiation of cos omega t. now differentiation of cos omega t अगर हम देखेंगे, चलो मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं है, जो डिफरेंशिएशन में प्रोफिशिएंट होगा एक ही लाइन में कर सकता है, बट कीपिंग इन व्यू ऑडियंस जनरल है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस पढ़ा होगा आपने, माइनस साइन ओमेगा टी, एंड देन बेटा इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का करना है, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा था हमने यहां पे माइनस इग्नोर किया था, ये तो खुद ही माइनस खत्म हो रहा है। माइनस एंड माइनस विल मेक ए प्लस, ठीक है। सो इट इज म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर आई नॉट 2b साइन ओमेगा टी, एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन में बेटा ओमेगा बाहर निकल के टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सो ओमेगा विल बी आउट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बेटा। म्यू नॉट पाई स्क्वायर आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी 2b, म्यू नॉट पाई स्क्वायर आई नॉट 2b ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द आंसर बेटा। तो इस तरीके से हम बेटा यहां पे सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको दिखाया था 2 सर्कुलर कॉइल्स, ठीक है। मैं आपको और भी कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। दिस इज पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ एम फॉर 2 सोलेनॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा रहा हूं, ऑल्दो मैंने आपको बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 2 सोलेनॉइड्स है, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक सोलेनॉइड लेता हूं, लेट वी कीप दिस एज अ प्राइमरी सोलेनॉइड बेटा। अब मैं ये काम करूंगा, इस प्राइमरी सोलेनॉइड की लेंथ हम एल रखेंगे। चलिए बेटा, मैं यहां पे एक सेकेंडरी सोलेनॉइड लेता हूं, लेट वी एनवलप दिस प्राइमरी सोलेनॉइड बाय सेकेंडरी, मींस सेकेंडरी का एरिया मैंने बड़ा रखा, प्राइमरी का एरिया छोटा है। दिस इज बेटा सेकेंडरी, येलो कलर कॉइल जो है, ठीक है। तो एक कॉइल मैंने अंदर रखा, एक कॉइल बाहर रखा, तो हमें इन 2 कॉइल्स का अब यहां पे एम कैलकुलेट करना है। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस चीज को बेटा यहां से देखूंगा ना, यहां से तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहां पे ऐसे देखूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूंगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको ये सेकेंडरी कॉइल दिखाई देगा, जबकि प्राइमरी कॉइल बेटा इसके अंदर है। अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूं ऐसे, तो सबसे पहली बात कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, हमें प्राइमरी के थ्रू करंट को डालना ही डालना है, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स वगैरह जो भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट
I, P and N. N is the number of turns per unit length in the primary coil, and let me write it, mu naught IP, number of turns in primary divided by the length of primary. This is the magnetic field produced by the primary coil when a current IP flows through it. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके बाद मैं यहां पे देखूंगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल को कितना फ्लक्स मिल रहा है. डेफिनेटली इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी. ओके, एंड देन द एरिया. अब जब हम बेटा यहां पे एरिया की बात करेंगे, यह हमें ध्यान से देखना पड़ेगा. याद रहे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी के अंदर है. प्राइमरी से बाहर नहीं है. पढ़ा होगा आपने बेटा सोलेनॉइड का बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, खाली अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो खाली प्राइमरी के अंदर होगा. प्राइमरी के बाहर बहुत ही फीबल, ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो अगर मुझे सेकेंडरी का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, नो डाउट बेसिक फॉर्मूला वही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना और एरिया कितना लूप का. लेकिन बेटा मैं इतना एरिया नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने इतना एरिया लिखा ना, सारा सेकेंडरी का एरिया लिखा, वो हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो है, वो हमें ये वाला एरिया भी यहां पे कैलकुलेशन में, लेकिन यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. यहां का मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 है. कुल मिला के मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, आप काउंट कर सकते हैं कि प्राइमरी के थ्रू कितना फ्लक्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन्स आर क्रॉसिंग प्राइमरी, and same number of lines are also crossing through the secondary. सेकेंडरी के थ्रू ज्यादा नहीं जा रहा है, सेकेंडरी के थ्रू भी यही 12 लाइंस ही जा रही है. अब आपको लग रहा है कि अगर हमने यहां पे सेकेंडरी का एरिया लिखेंगे तब तो आंसर डेफिनेटली ज्यादा आएगा. नहीं, हमें ये आंसर हम मतलब एरिया हम सेकेंडरी का नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में किसी जगह पे फील्ड लाइंस नहीं है, किसी जगह पे है. हमें यहां पे देखना होता है कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है. तो जो इफेक्टिव फील्ड लाइंस यहां पे जो पास हो रही है वो खाली प्राइमरी के थ्रू है, तो हमें प्राइमरी का ही एरिया यहां पे कंसिडर करना होगा. प्राइमरी के बाहर का एरिया जो है उसमें कोई फ्लक्स नहीं है. आपका आंसर वैसे बेटा ज्यादा आएगा. मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया आपने, उसके बाद एरिया लिखेंगे, सेकेंडरी का आंसर विल बी लार्ज, लेकिन उतनी फील्ड लाइंस तो है ही नहीं. फील्ड लाइंस उतनी है जितनी कि प्राइमरी के थ्रू पास हो रही है. तो बेटा ये सब एग्जामिन करना पड़ता है. तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, दिस विल बी द एरिया ऑफ द प्राइमरी कॉइल, एंड देन बेटा कॉस ऑफ 0, क्योंकि सोलेनॉइड की जो फील्ड लाइंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है. दैट मींस यहां पे तो 0 आएगा. दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू NS. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बेटा म्यू नॉट IP, ठीक है, NP डिवाइडेड बाय L. ठीक, उसके बाद बेटा यहां पे आएगा AP हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द प्राइमरी कॉइल. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू M टाइम्स IP. बेटा IP यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सो द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी इक्वल टू बेटा यहां पे आएगा NS NP म्यू नॉट AP बाय L. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, हम नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से हिसाब लगाया. सो दिस इज M फॉर द सोलेनॉइड्स. इसी तरीके से बेटा हम बहुत कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको और कैलकुलेशन दिखाऊंगा. से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग मान लीजिए बेटा मेरे पास 2 स्क्वायर कॉइल्स है.
एक बड़ा है, एक छोटा है। बड़े वाले का साइड L के बराबर है, छोटे वाले का साइड जो है वो L के बराबर है। बराबर सिमेट्रिकली इसको बीच में रखा गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन दो स्क्वायर कॉइल्स का M कितना होगा। स्क्वायर कॉइल्स का अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे, मैंने आपको स्क्वायर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिया था, जल्दी से एक शॉर्टकट था तो वो निकाल के दिया था। तो जो वाला स्क्वायर वाला यहां पे है, इसको मैं बेटा आपको असाइनमेंट रखता हूं। बहुत आसान है, अगर मैं दिखाऊंगा आप बोर हो जाएंगे। इन अ सेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेशंस किए हुए हैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है। आपको बड़े स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिस समथिंग म्यू नॉट 2√2 अगर आपको याद होगा, एंड देन I डिवाइड बाई पाई L, इट्स लाइक दैट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आप निकालिए, इसको बेटा प्राइमरी कंसिडर कीजिए, इसको सेकेंडरी यहां पे कंसिडर करेंगे। इसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे देखेंगे कितना फ्लक्स जाएगा, एंड देन आप बेटा इनका N निकाल सकते हैं, सॉरी M निकाल सकते हैं। याद रहे इसमें बेटा NS नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, इसमें आपका यहां पे बेटा NP नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बेटा असाइनमेंट रख रहा हूं। इस असाइनमेंट के बदले मैं आपको बेटा एक और प्रॉब्लम दिखाऊंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाऊंगा ना बेटा, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दीज, क्योंकि ये जो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूं उसमें हम बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर M का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बेटा देखेंगे। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, कैलकुलेट M between the current carrying straight conductor and a square loop as shown। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर मान लीजिए करंट I चल रही है, और यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर लूप है इसके एडजेसेंट। हमें बताना है, चले मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस लिख के देता हूं। यहां से लेकर यहां तक बेटा A है, और यहां से लेकर यहां तक बेटा B है, यानी इसका साइड B के बराबर है। पहला जेन्युइन क्वेश्चन आपका जो होगा, सर इसमें म्यूचुअल इंडक्शन कहां से होगी? भाई डेफिनेटली होगी। हमने देखा कोई भी जो सर्किट्स जिसके अंदर करंट जा सकती है तो वो नेबरिंग सर्किट्स के अंदर बेटा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकता है। यहां से स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर जब करंट आएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो बनता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा, तो यहां पे भी बाज़ाब्ता करंट चलने लगेगी, ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा इनके बीच में M का क्या वैल्यू है। तो हमें M कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन है स्ट्रेट कंडक्टर और इस स्क्वायर लूप के दरमियान M का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये कैलकुलेशन मैं कैसे कराऊंगा, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये न्यूमेरिकल याद थी, मैंने ऐसे यहां पे लिखा, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा कांस्टेंट नहीं होगा। इससे पहले जो भी मैंने आपको दिखा, सर्कुलर लूप्स, सोलेनॉइड वगैरह दिखाया, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। लेकिन आप देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको बेसिकली सिखाना चाहता हूं। मेथड वही है, पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद बेटा देखेंगे फ्लक्स, और उसके बाद फ्लक्स के बदले M टाइम्स L लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, M टाइम्स I लिखेंगे, एंड देन यू विल गेट M बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस लूंगा X इस वायर से, और इस X डिस्टेंस पे मैं एक स्ट्रिप यहां पे कंसिडर करूंगा, और इस स्ट्रिप के अंदर जो थिकनेस होगी वो बेटा dx होगी। तो पहले हम इस x डिस्टेंस दूर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से।
तो हमारे लिए बेटा ये प्राइमरी बन जाएगा और ये हमारे पास बेटा सेकेंडरी बनेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर, आई कैन राइट इट बेटा बीपी एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ दिस एलिमेंट बेटा, x डिस्टेंस दूर है. तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया. इस जगह पे कितना है, तो इस स्ट्रिप में कितना फ्लक्स पास होगा. नाउ फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, तो स्ट्रिप के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, दैट विल बी स्मॉल फ्लक्स डी फाई एंड दैट विल बी इक्वल बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, विल टेक इट सिंगल टर्न. सिंगल टर्न है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना है, दैट इज बेटा बी. उसके बाद बेटा एरिया यहां पे आएगा, बट दिस एरिया इज स्मॉल, इजंट इट बेटा. एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू 0, ठीक है, cos of 0. सो दैट मीन्स बेटा डी फाई will be equal to mu naught I divided by 2 pi x, ठीक है, dA. This is the area of this strip and the area of strip is dx multiplied by b into dx. ठीक है, यह आ गया छोटा सा फ्लक्स जो इस स्ट्रिप से पास होगा. नाउ आई वांट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू whole square beta, flux through whole square will be given as phi equal to integration of mu naught I b by 2 pi x dx. लेकिन जब मैं यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा ना, तो इसमें जो इंटीग्रेशन है दैट इज x इन्वॉल्विंग x बेटा. व्हाट इज x? x इज द लोकेशन ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम द स्ट्रेट वायर. लेकिन ऐसा ही स्ट्रिप जो है दैट इज पॉसिबल, पहला स्ट्रिप यहां पे पॉसिबल है, दैट मींस x हैविंग वैल्यू ऑफ a, एंड द लास्ट स्ट्रिप यहां पे पॉसिबल है, दैट मींस बेटा x इक्वल टू a प्लस b. सो इंटीग्रेशन विल इन्वॉल्व a टू a प्लस b. पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ये a है, और यहां पे आएंगे ये a प्लस b है फ्रॉम द स्ट्रेट वायर. तो यहां पे a से लेकर a प्लस b तक ही जाएगा. A to A plus B, ठीक है, which implies बेटा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी. ये तो सेकेंडरी की है हमारे पास. फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी में इसी स्टेप में लिख लेता हूं, इट इज m टाइम्स आई पी, ठीक है, या m टाइम्स आई वट एवर, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बार आई बार b बार 2 पाई बार, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx फ्रॉम a टू a प्लस b. मैं स्टेप्स तोड़ के दिखा रहा हूं, जिसको इंटीग्रेशन आती है वो एक ही स्टेप में कर सकता है बेटा, ठीक है. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे बेटा i और i कैंसिल हो जाएगा एंड द m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट b डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है. उसके बाद यहां पे आएगा log ऑफ, शाबाश, log ऑफ x टू द बेस e फ्रॉम a टू a प्लस b, एंड देन this will be equal to बेटा म्यू नॉट b डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां पे आपको मिलेगा log of a plus b divided by a to the base e. This is the coefficient of mutual induction between the straight line and the square loop बेटा. Likewise आप बहुत तरीकों की प्रॉब्लम जो है वो आप बेटा खुद ट्राई कर सकते हैं. मैंने तो ये वाला आपको दिखा दिया. ठीक है, आप खुद और कुछ और क्वेश्चंस ट्राई भी कर सकते हैं. जैसे अगर मैं स्क्वायर का, तो मैंने आपको बताया असाइनमेंट, अगर मैं स्क्वायर के अंदर एक कॉइल रखता हूं, इसका लेंथ लेंगे L, इसका रेडियस लेंगे से फॉर एग्जाम्पल R, तो इन दो का म्यूचुअल इंडक्शन ये आप बेटा ट्राई कर सकते हैं. बहुत आसान प्रॉब्लम है.
आप यहां पे प्राइमरी करंट डाल के देखेंगे कितना आएगा, ठीक है। आप बेटा एक सोलेनॉइड के चले, मुझे लगता है आज आप इतना कीजिए जो मैंने आपको काम रखा। काम मैंने दो रखे, एक तो दो स्क्वायर कॉइल्स है जो कि कोप्लेनर है, उनका एम निकालना है, और स्क्वायर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, कोप्लेनर है, सिमेट्रिक है, इनके बीच का आप एक काम कर लेना, इसका भी एम निकाल लेना बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये आएगा, आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आज लेक्चर बहुत बड़ा भी हो गया, लेकिन मैं आपको बेटा कुछ और क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है बेटा ये एंड होने को आ रहा है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।